हाँ जी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की हम सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, राइट। जिसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो क्लासेस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है दीप ज्ञान क्लासेस। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, इजीली मिल जाएगा दीप ज्ञान क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जो आपको ज्वाइन करना है फॉर नोट्स। ठीक है, जितने भी नोट्स है, पीपीटीज है, एमसीक्यूज है, हम वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पोस्ट करेंगे। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अभी तक हम लोग 7 क्लासेस लीगल एप्टीट्यूड की अपलोड कर चुके हैं और ये सेकंड क्लास है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की। हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशंस। ठीक है जी। अब जो आईसीएसआई का रेफरेंस मटेरियल है जो आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ पर डायरेक्टली थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी ताकि आपको एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई समझ में आए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जो साइंस साइड के हैं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि बेसिकली व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था और उनका मीनिंग क्या था, राइट। फिर जी इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। उसके अलावा व्हाट वी हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। फिर जी हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के अंदर एक यूटिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कस्टमर सिर्फ वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसकी यूटिलिटी कस्टमर की नज़रों में ज़्यादा होगी, जो उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे करना है उससे ज़्यादा, राइट। अगर मेरे लिए किसी चीज़ की यूटिलिटी 5 रुपये है तो मैं 5 रुपये से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए नहीं दूंगा। अगर मेरे लिए किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी 10 रुपये है तो मैं 10 रुपये से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए नहीं दूंगा, राइट। तो मैक्सिमम कितना पे करूँगा, 10 रुपीज़ पे करूँगा। यूटिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी इज़ नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इन फैक्ट इट इज़ द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट। जब मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ, मैंने वो चीज़ कंज्यूम नहीं करी, अभी मैं सिर्फ परचेज कर रहा हूँ, और उस वक्त मेरे माइंड में उस प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी है। मान के चलिए मैंगोज़ मार्केट में 200 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं, तो अभी मैंने वो मैंगो कंज्यूम नहीं करे हैं, परचेज करने गया हूँ मैं मार्केट में, लेकिन जब मैं परचेज कर रहा हूँ उस वक्त उस प्रोडक्ट की मेरी नज़रों में 200 रुपीज़ पर केजी यूटिलिटी है या नहीं है। तो जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन होती है वो तो हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसके बाद पता चलती है कि एक्चुअली में हम कितने सेटिस्फाइड हुए हैं। लेकिन यूटिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट, जो हमें लगता है कि हाँ यार 200 रुपये तो शायद वर्थ हो सकती है तभी परचेज करूँ, मैं अदरवाइज परचेज नहीं करूँगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आ जाइए जी, लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ से आपकी जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैं अपने नोट से आपको चीज़ों को समझाता हूँ क्योंकि मैंने चार्ट्स या डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को आसान बनाया हुआ है, प्लस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाऊंगा जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि जब हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं तो हमारे पास नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो जी लॉ ऑफ डिमांड बड़ी सिंपल सी बात कहता है सारी चीज़ों को साइड में रख दो, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो। मान के चलो सारी चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट है, किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी चीज़ पर, किसी भी फैक्टर पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर सारी चीज़ों को साइड में रख दे तो डिमांड इज़ द फैक्टर ऑफ प्राइस। बड़ी सिंपल सी बात क्या कह रहा है, कहता है डिमांड इज़ द फैक्टर ऑफ प्राइस।
मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर या नीचे होगा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ऊपर नीचे होगी। बट दिस सिनेरियो इज वैलिड इन अ गिवन टाइम फ्रेम, इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर हम सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, सारे फैक्टर्स को सम कांस्टेंट कंसीडर करें कि जी ना तो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा, ना कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही, ना ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, ना ही कस्टम या ट्रेड चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, सब चीज़ ऐसी ही है जैसी होती है, बस प्राइस चेंज होगा। तो कहता है जी जैसे प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगी, जैसे प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगी, मतलब डिमांड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, राइट। तो प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस बट विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। देखिए हम कोई भी चीज़ अगर सपोज करते हैं तो मान के चलते हैं कि हाँ एक दिन के लिए वो चीज़ वैलिड है, 2 दिन के लिए वो चीज़ वैलिड है, ऐसा तो नहीं लाइफ टाइम वो चीज़ वैलिड है। अगर हम कोई भी चीज़ अज्यूम कर रहे हैं तो अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्लियर कट कि बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम मान के चलते हैं कि जो भी हम अजम्पशन कर रहे हैं दैट शैल बी वैलिड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, राइट। तो बेसिकली डिमांड है क्या, कहता है जी सबसे पहली चीज़ तो डिमांड का मतलब है डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। मान के चलिए कि मैं BMW लेना चाहता हूँ या मर्सिडीज़ लेना चाहता हूँ या ऑडी लेना चाहता हूँ, तो डिज़ायर तो है, ठीक है। अब जी कितने रुपए की मिलने वाली है, कहता है जी 1 करोड़ रुपए की, लेट्स से BMW जो मैं लेना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि उसकी 1 करोड़ रुपए वैल्यू भी है, इसका मतलब विलिंगनेस भी है, मैं लेना चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। 1 करोड़ रुपए की मार्केट में मिल रही है, मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए की उसकी यूटिलिटी है, 1 करोड़ रुपए की चीज़ है वो, तो विलिंगनेस भी है। बट क्या मेरी एबिलिटी है, कहता है जी एबिलिटी तो 6-7 लाख रुपए की सेंट्रो लेने की है। अगर मेरी वो BMW लेने की एबिलिटी ही नहीं है तो क्या मैं मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहा हूँ, द आंसर इज नो। डिमांड जनरेट होने का मतलब क्या है, कहता है वो लोग जो लेना भी चाहते हैं, जिनकी डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस, प्लस उनकी एबिलिटी भी है लेने की, वो लोग डिमांड जनरेट करते हैं, वो लोग नहीं जो सिर्फ सपने देखते हैं या जो बैठे बैठे बात करते हैं हाँ भाई होगी 1 करोड़ रुपए तो कीमत, पर क्या करें, लेना भी चाहते हैं लेकिन औकात ही नहीं है लेने की। तो कहता वो लोग डिमांड जनरेट नहीं करते, हम डिमांड तभी कहेंगे जब किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिज़ायर भी होगी, विलिंगनेस भी होगी, प्लस लेने की एबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आया, डिमांड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्राइस, मतलब डिमांड जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, क्योंकि हम बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डिमांड, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल, लाइक विद इन अ डे, विद इन अ वीक, ठीक। ये रिलेशन क्लियर है, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड, या फिर हम कहेंगे डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। अब हमने कहा जी बाकी सारी चीज़ों को मान के चलिए कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, बाकी सारे फैक्टर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेट्रिस पैरिबस, राइट, CETERIS, सेट्रिस पैरिबस।
तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है मेरे अकॉर्डिंग, कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपकी बुक में जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें नहीं दिया गया होगा। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए हमारे। आ जाइए जी। अब जैसे हमने यहाँ पर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड बताया हुआ है कि डिमांड को डिमांड फंक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिमांड शेड्यूल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिमांड कर्व के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आपके रेफरेंस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, राइट। तो नोट्स आप जरूर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके। हाँ जी, डिमांड फंक्शन कहता है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड बिहेवियर और द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम डिमांड को इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी डिमांड फंक्शन। तो दिस एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी जनरल और मे बी स्पेसिफिक। जनरल का मतलब क्या है? जहां हम जनरली बता रहे हैं यस डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, फंक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो हम सिंपली यहाँ पर ये तो बता रहे हैं कि हाँ प्राइस की वजह से डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है, कंज्यूमर की इनकम की वजह से डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है, कंज्यूमर के टेस्ट की वजह से डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, पर कैसे और कितना ये नहीं बता रहे। तो जहां हम कैसे और कितना का जवाब नहीं दे रहे, हम उस अलजेब्रिक इक्वेशन को बोलते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। लेकिन जहां हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर कैसे डिमांड के साथ जुड़ा हुआ है, क्या असर पड़ेगा डिमांड पर एग्जैक्टली, तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को बोलते हैं स्पेसिफिक फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, dx लिखा हुआ है ना, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट x इज इक्वल टू 2000 माइनस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट x। ठीक है, तो अगर मान के चलिए प्राइस है 10 रुपीज़, यहाँ 10 भी लिखा हुआ है मैंने, प्राइस है 10 रुपीज़, तो डिमांड क्या होगी उस प्रोडक्ट की? 2000 माइनस 10 इंटू में 10 100। तो जी डिमांड क्या होगी उस प्रोडक्ट की? 1900 यूनिट्स। अगर प्राइस है 20 रुपीज़ तो डिमांड क्या होगी? कहता है जी dx इज इक्वल टू 2000 माइनस में 10 इंटू में 20 200, डिमांड क्या होगी? 1800 यूनिट्स, राइट। इसका मतलब प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। ठीक है जी। तो यहां पर एक चीज नोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्पेसिफिक फॉर्म में डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वेशन में जो ये बीच में साइन होता है ये जनरली क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है? कहता है क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगी, अगर डिमांड और प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी। तो डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये जो बीच का सिंबल है ये नेगेटिव होता है, राइट। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव रिलेशन होता तो ये जो साइन है ये क्या होता? प्लस। ठीक है जी। तो डिमांड को हम डिमांड फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिमांड को हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल का मतलब डिमांड को हम टेबुलर फॉर्म के अंदर शो कर रहे हैं। अब जी ये जो टेबुलर फॉर्म है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है या मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब कहता है जी 10 रुपये की प्राइस पे ओवरऑल मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 6000। 20 रुपीज़ का प्राइस कर देंगे तो कितनी डिमांड होगी? 5000 यूनिट्स की।
अगर 30 रुपीज़ का प्राइस कर देंगे तो कितनी डिमांड होगी, 4000 यूनिट्स की, राइट। तो एक इंडिविजुअल शेड्यूल दे दिया, या मार्केट शेड्यूल भी हो सकता है। मार्केट शेड्यूल का मतलब कि अगर किसी भी प्रोडक्ट एक्स का प्राइस 10 रुपये होगा तो जी ए डिमांड करेगा 6000 यूनिट्स की, बी डिमांड करेगा 9000 यूनिट्स की, और टोटल मार्केट डिमांड कितने की हो जाएगी, 15000 यूनिट्स की। अगर प्राइस 20 कर देंगे तो ए डिमांड करेगा 5000 यूनिट्स की, बी डिमांड करेगा 8000 यूनिट्स की, और टोटल मार्केट डिमांड कितने की हो जाएगी, 13000 यूनिट्स की। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर जब डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल, विच मे बी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मे बी मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अगर हम लोग ग्राफ पर शो करें डिमांड को तो उसे बोलते हैं डिमांड कर्व, राइट। ये देखिए डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा हम लोग प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज याद रखिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, हर केस में, खाली डिमांड कर्व के केस में नहीं, हर केस में। ठीक है। अब जी जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है क्वांटिटी कम हो रही है। जब प्राइस कम था क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड थी, जब प्राइस ज़्यादा हो गया क्वांटिटी कम डिमांडेड है, प्राइस और ज़्यादा हो गया क्वांटिटी और कम डिमांडेड है, प्राइस और ज़्यादा हो गया क्वांटिटी और कम डिमांडेड है, राइट। तो बेसिकली जब हमने शेड्यूल को प्लॉट कर दिया ग्राफ पर तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगा, उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व, राइट। और डिमांड कर्व है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, अगेन इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। जब हम लोग ये ग्राफ लेके चल रहे हैं तो ये नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट। एक्स एक्सिस के साथ साथ बढ़ रहा है वाई एक्सिस भी, तो पॉजिटिव स्लोप। लेकिन अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है वाई एक्सिस घट रहा है तो नेगेटिव स्लोप, वाई एक्सिस बढ़ रहा है एक्स एक्सिस घट रहा है तो नेगेटिव स्लोप, राइट। तो बेसिकली पॉजिटिव स्लोप का मतलब जहां पर एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा हो रहा है क्वांटिटी कम हो रही है, तो एक्स में और वाई में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए स्लोप क्या है, नेगेटिव। ठीक है जी। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कहता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, जनरल रूल। अब यही सब चीजें आपकी बुक में कैसे दे रखी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मीनिंग ऑफ डिमांड, कहता है डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। तो जी डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी ये तीनों चीज मिलकर क्या बनती है, डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, जो हमने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा कि भैया अगर प्राइस कम करोगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, अगर प्राइस ज़्यादा करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर करना है, कंज्यूमर के टेस्ट को इग्नोर करना है, मार्केट की प्रेफरेंसेस को इग्नोर करना है, टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना है, कस्टम को इग्नोर करना है, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना है। बस अगर हम प्राइस और डिमांड को कंसिडर करें कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल डिटरमाइनिंग द डिमांड, तो प्राइस और डिमांड को कंसिडर करें तो भैया उन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इतनी सी बात कह रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी हुई है, कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब चीज़ को इग्नोर कर दो, सेट्रिस पेरिबस, if price of a commodity falls the quantity demanded of it will rise, and if price of the commodity rises its quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between the price and commodity demanded of a commodity. In other words, other things being equal, बाकी सबको इग्नोर कर दो, quantity demanded will be more at a lower price than the higher price. ठीक है जी।
कहता है द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप कि भैया डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। फंक्शनल रिलेशनशिप कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे डिमांड मूव करेगी, राइट। बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड among various factors affecting demand, price of the commodity is the most critical factor. Thus demand of a commodity is mainly determined by the price of the commodity। ठीक है, तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X is the function of price of product X। तो यहाँ पर एक टेबल देके समझाया हुआ है कि अगर प्राइस 80 रुपये किसी कैन का तो मार्केट में डिमांड 0, प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड 200 हो गई क्वांटिटी कैन की, और कम कर दोगे तो 400 हो गई, राइट। अगर बिल्कुल ही 0 कर दोगे प्राइस तो 1600 हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल 0 कर दोगे तो ये उसकी डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी। आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी मान के चला जाता है आप उतना ही परचेज करेंगे, चाहे फ्री में भी मिल रहा हो, राइट। घर में आप कबाड़ नहीं जोड़ेंगे, अल्टीमेटली वो आपको ही दुखी करेगा बाद में कबाड़। फिर जी आपकी इस रेफरेंस बुक के अंदर ये ग्राफ भी दिया हुआ है, वही चीज़ समझाई हुई है कि प्राइस हमारा वाई एक्सिस पर, डिमांड हमारी एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पर वीक, तो विद इन द टाइम फ्रेम हम ये चीज़ें एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप दिखाया हुआ है यहाँ पर भी। इट मे बी ऑब्जर्व दैट विद द राइज इन प्राइस पर केन द डिमांड ऑफ द केन्स इज रिड्यूसिंग, ठीक है। तो यहीं तक हम लोगों ने नोट्स में समझा था और यहीं तक आपकी बुक में इस फॉर्म में समझाया हुआ है। अब आगे आ जाइए जी। हाँ जी, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड ने सिंपल सी बात कही कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन जनरल तो यही मान के हम चलेंगे, प्राइस कम करोगे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड और प्राइस ज़्यादा करोगे डिमांड कम हो जाएगी। अब जी इस जनरल रूल, ये क्या है? जनरल रूल जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस है? हाँ जी एक्सेप्शंस है हमारे पास कुछ। क्या एक्सेप्शंस है जी? सबसे पहली चीज तो एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्पेक्यूलेशन। मान के चलिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज़ और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ स्ट्राइक कर रही है कि यार इसका प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है, किसी भी वजह से इसका प्राइस मार्केट में बढ़ सकता है। तो जी अभी मैंने देख रहा था 10 रुपीज़ और मेरे देखते ही देखते 1-2 दिन में ही प्राइस हो गया 11 रुपीज़। अब चाहे प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइस और इंक्रीज हो सकता है, तो जहां मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करता था 10 यूनिट्स पर मंथ, अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या होगा, यार थोड़ा ज़्यादा परचेज कर लेता हूँ क्योंकि प्राइस और बढ़ेगा, राइट। तो उसकी जगह मैं कोशिश करूँगा 20 या 25 यूनिट्स परचेज कर लूँ, 2-3 महीने का स्टॉक कर लूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्राइस और बढ़ सकता है। तो 10 यूनिट जब था तब मैं डिमांड कितनी क्रिएट कर रहा था? 10 रुपीज़ जब प्राइस था 10 यूनिट्स की। अब प्राइस 11 रुपीज़ हो गया है, तब मैं कितने की डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ मार्केट में? 20 to 25 यूनिट्स की। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ उसके बावजूद डिमांड इंक्रीज हो गई मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस और इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो स्पेक्यूलेशन। फिर जी इंफीरियर गुड्स या फिर हम कहेंगे गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जी होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में या फिर गिफन गुड्स की कैटेगरी में। तो वो ना बेसिकली हमारा एक लाइफ का स्टैंडर्ड होता है,
लाइफस्टाइल होता है। अगर मान के चलिए मैं राइस की बात करूं तो दिमाग में क्या है यार, 60 रुपये किलो वाला राइस ठीक ठीक होता है, 70 रुपये केजी वाला राइस थोड़ा सा अच्छा होता है, बट अगर हम 90 से 100 रुपये केजी वाला राइस ले तो ये वाला जो होता है बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, मान के चलिए गरीब आदमी हूँ एट प्रेजेंट, 60 रुपये, गरीब का मतलब नॉर्मल, ये ना ये जो चीज़ होती है ये जनरली मिडिल क्लास के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, अब जी मैं ये वाला राइस इन जनरल परचेज करता हूँ 70 रुपीज़ पर केजी वाला, क्योंकि ये वाला तो गरीबों के लिए है, पुअर सेक्शन के लिए, तो मुझे अपने आप को गरीब तो नहीं दिखाना, बट ये वाला जो है वो रिच सेक्शन के लिए है, तो भैया अमीर मैं हूँ नहीं, तो मैं कौन सा परचेज कर रहा हूँ, 70 रुपीज़ पर केजी वाला, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। ठीक है, मान के चलिए इसका प्राइस कम होकर 60 रुपये हो गया, 70 रुपये वाले का प्राइस कम होकर 60 रुपये हो गया। अब ऑल दो 60 रुपये में भी मुझे सेम चीज़ मिल रही है, लेकिन दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि यार गरीब आदमी भी यही खा रहा है, मैं भी यही खा रहा हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी की डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि वो पहले भी 60 का खा रहा था, अब ये वाला 60 का हो गया तो वो ये वाला खाना चालू कर देगा, राइट। तो गरीब आदमी की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन मुझे ये 70 वाला 60 में लेने में थोड़ी झिझक होगी। कोई पूछेगा चावल अच्छे बन रहे हैं, कितने के लाए, और मैं कहूँगा 60 रुपये पर किलो पर केजी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सामने वाले के इंप्रेशन देगा यार सस्ता चावल खाता है ये तो मैं ये वाला चावल लेना बंद कर दूंगा, मैं इसका अल्टरनेट ढूंढूंगा, राइट। तो ये इस टाइप के इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स होते हैं जिनके प्राइस कम होने की वजह से वो और इंफीरियर हो जाते हैं, और वो और इंफीरियर हो जाते हैं सोसाइटी की नज़रों में, इसलिए उनकी डिमांड कम हो जाती है इंक्रीज होने की बजाय। ठीक है, फिर थर्ड एक्सेप्शन क्या है जी, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं मार्केट में कहाँ पर सामान सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर महंगा मिल रहा है, राइट। वो अब जिस तरह कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं, भाई आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की वीडियो क्लासेस कोई 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर भी दे रहा है, कोई 3000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट भी चार्ज कर रहा है, और हम लोग दीप ज्ञान क्लासेस फ्री में भी प्रोवाइड कर रही है, बट आपको इस बारे में पता ही नहीं। तो आप कितने में परचेज कर रहे हो, 2000 में या लेट से 3000 में, राइट। तो हम लोगों ने फ्री किया हुआ है, फिर भी हो सकता है उतनी डिमांड जनरेट ना हो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फिर जी कॉन्स्पिशियस गुड्स या आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, मतलब कुछ लग्जूरियस आइटम होती है, जैसे डायमंड है, जैसे ज्वेलरी है, राइट। जितनी महंगी मार्केट में होगी उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। अब वो डिमांड जनरेट करते हैं ऊपर के 5% 10% सोसाइटी के लोग, जो हम कहते हैं बहुत रिच होते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स की ऑक्शन में जा रहे हो, मेरे जैसा गरीब इंसान या आम इंसान पेंटिंग की ऑक्शन में जाएगा? द आंसर इज नो। भैया दाल रोटी कमाने में जुटा हूँ, पेंटिंग्स की ऑक्शन में जाकर बिड करूँगा तो किसके काम है? अमीर इंसान के, राइट। जो शौकिया इंसान होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो जी वो अगर किसी पेंटिंग की ऑक्शन में जा रहे हैं तो ये नहीं देखते कि पेंटिंग में गधा बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, या फिर कुछ भी मॉडर्न आर्ट के नाम पर बना के सामने रख दिया है। उनका माइंड क्या होता है कि यार जिसकी बिड सबसे ज़्यादा होगी वो वाली पेंटिंग की बिड करेंगे हम भी, क्योंकि वही वाली पेंटिंग अच्छी है जो सबसे महंगी बिक रही है, चाहे कोई मीनिंग है या उसका या नहीं है, राइट। तो इस टाइप के गुड्स को हम बोलते हैं स्नोब अपील, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, मतलब एक्सपेंसिव आर्टिकल्स या स्टेटस सिंबल आप कह सकते हैं,
या कॉन्स्पिशियस गुड्स जिनका पता नहीं होता कैसे रिएक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर जी चेंज इन फैशन, अगर फैशन चेंज हो जाए तो चाहे प्राइस कितना भी हो वो चीज़ तो परचेज करनी ही करनी है, उसकी डिमांड इंक्रीज होती ही चली जाती है, राइट। जैसे एक मूवी आई थी ना, आमिर खान की आई थी, जिसमें वो मफलर डाल के घूमता था, उसके बाद जो मफलर के प्राइस इंक्रीज हुए थे, राइट। तो फैशन में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वहाँ पर ये सेंस वर्क करना बंद कर देता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। कहता है कंज्यूमर थोड़ा कम सोचता समझता है फैशन के आगे, उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए चाहे आप प्राइस इंक्रीज कर दो, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी फेल हो जाता है। फिर जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब साथ साथ चलना है। अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मान के चलो हम बात कर रहे हैं कार की, पेट्रोल की, ठीक है। अगर कार के प्राइस सस्ते हो गई, लोग ज़्यादा कार परचेज कर रहे हैं, लोग ज़्यादा कार परचेज कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है जिसको साथ में चलना ही है, अब इसके प्राइस ज़्यादा भी हो जाएंगे तब भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग कार ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो कहता है ऐसे गुड्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मेन प्रोडक्ट के, तो उन केसेस के अंदर कोई लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, ठीक है। फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्री कंसीव्ड नोशन। अब ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, प्री कंसीव्ड नोशन, जहाँ इंसान पहले ही दिमाग में कुछ कंसेप्ट लेके बैठा हुआ। प्री कंसीव्ड का मतलब पहले ही सोच के बैठा हुआ है कि यार सामने वाला बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ ही है, वो सामने वाले की कोई बात नहीं सुनेगा, वो सामने वाले के बिहेवियर को जज नहीं करेगा, वो कुछ मानने को तैयार नहीं, क्योंकि माइंड ने मान लिया कि सामने वाला बेवकूफ़ है, राइट। सामने वाले को गुस्सा करना है तो दिमाग दिमाग मान के बैठा है कि यार उसको हमें गुस्सा करना ही है, बस बात ख़त्म। चाहे वो रैशनली एक्ट करे इरेशनली एक्ट करे, हमें उसे गुस्सा करना ही है। तो इस टाइप के नोशंस को हम बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशन। ऑलरेडी दिमाग ने नोशंस कंसीव कर लिए हैं, राइट। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी के केस में तो कोई लॉजिक वर्क नहीं करता। अगर कंज्यूमर की साइकोलॉजी कह रही है कि भैया प्राइस ज़्यादा है तब भी परचेज करना है, विदाउट एनी लॉजिक परचेज करना है, तो परचेज करेगा, वहाँ पर कोई लॉ वर्क नहीं करेगा, कोई इकोनॉमिक लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कहता है जी ये सारी एक्सेप्शंस हो सकती है, लिस्ट लंबी है। ये एक्सेप्शंस वो है जो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में कवर की हुई है, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहता है क्या क्या एज्यूम करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड के केस में। लॉ ऑफ डिमांड दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भैया अगर हम बात करें डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स की, तो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। कहता है जी हमने पढ़ा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या हम कहेंगे कि अदर थिंग्स शुड बी इग्नोर्ड, अदर फैक्टर्स शुड बी इग्नोर्ड। ये कब पॉसिबल है? जब हम कह रहे हैं कि अदर फैक्टर्स आर नॉट चेंजिंग, और बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। कब पॉसिबल है? जब हम ये कह रहे हैं विद इन अ टाइम फ्रेम, विद इन गिवन टाइम, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कहता है नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज और शॉर्टेज, नो चेंज इन साइज एज कंपोजिशन सेक्स रेशो ऑफ द पॉपुलेशन। मान के चल रहा है भैया पॉपुलेशन भी सेम ही है, राइट। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड, राइट। मीन्स डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। जैसे जैसे एज चेंज होगी, अब जो कंट्री में ज़्यादा यंग लोग हैं वहाँ पर कुछ और डिमांड्स होगी, और जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा ओल्ड जनरेशन है वहाँ पर कुछ और डिमांड्स होगी, राइट। तो नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कमोडिटी। अच्छा, पहले जब ये चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं आए थे तो नोकिया चलता था, जैसे जैसे रेंज ऑफ गुड्स इंक्रीज होने शुरू हो गए नोकिया फेल होना शुरू हो गया, राइट।
तो जैसे जैसे मार्केट में नई चीज़ें आती रहती है, पुरानी चीज़ों की डिमांड पर ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ता रहता है, चाहे पुरानी चीज़ कितनी भी अच्छी हो और नई चीज़ के मुकाबले कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। हमारा माइंड फ्रेम ही ऐसा है, नया है तो परचेज करना है, पुराने को रिप्लेस करना है। नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस, तो सब चीज़ों को हम मान के चल रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स आर नॉट चेंजिंग। इस अजम्पशन के बेसिस पर इस लॉ को डिटरमाइन किया गया है। हाँ जी, प्राइस के अलावा और क्या क्या डिटर्मिनेंट है डिमांड के, कहता है कौन कौन सी ऐसी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो है ही, ये चीज़ तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि सब्सटीट्यूट्स है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्सटीट्यूट्स का असर पड़ता है, कहता है डेफिनेटली असर पड़ता है। कहता है अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोग डीजल की कार परचेज करना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो फिर सीएनजी पे आ जाएंगे लोग, राइट। तो सब्सटीट्यूट्स का फ़र्क पड़ता है, लेवल ऑफ इनकम का फ़र्क पड़ता है लोगों की, और एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस का फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, तो ये सारा था हमारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। गिफन गुड्स दिया हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील्स दिया हुआ है, स्पेकुलेशन दिया हुआ है, कंज्यूमर साइकोलॉजी या फिर आप कंज्यूमर प्रेफरेंस कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड है वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, कहता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कमोडिटी एंड प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, कहता है कि भैया पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कहता है जो सेलर है, अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मत लो, जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो कहता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लो। जो सेलर है उसे जितना ज़्यादा प्राइस मिलेगा वो उतना ज़्यादा मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होगा, राइट। क्योंकि सेलर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होता रहेगा, मान के चला जाता है कि उतना ज़्यादा वो मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा, सप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, बहुत डीपली मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये डिस्कशन बड़ी रिस्ट्रिक्टेड दे रखी है। बट जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने इग्नोर की थी, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। अगर हम सिर्फ प्राइस को और सप्लाई को कंसिडर करें तो अगर कंज्यूमर ज़्यादा पैसा देने को तैयार है तो मार्केट में सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर। जैसे मान के चलिए कि किसी काम में सिर्फ 2 रुपये पर केजी बच रहे हैं, दूसरे काम में 10 रुपये पर केजी बच रहे हैं, तो लोग कौन सा काम करना प्रेफर करेंगे, यही वाला। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में इसके सप्लायर इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लायर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे, राइट। बट अल्टीमेटली लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, कहता है बेटा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर्स इंक्रीज होंगे, मतलब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी सप्लायर्स आर विलिंग टू प्रोवाइड एट अ सर्टेन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सप्लाई। तो यहाँ पर भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल है, कहता है जी सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लायर की विलिंगनेस टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, तो सप्लाई इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई शैल बी रिलेटेड टू, मतलब जो भी चीज़ हम लोग सपोज करके चलते हैं वो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ कहा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस अदर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग कांस्टेंट, आप जिन मर्जी वर्ड्स में कह लीजिए। इस फिनोमिना को ऊपर भी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, सेट्रिस पैरिबस, और यहाँ पर भी सेम चीज़। ठीक है, हाँ जी। प्राइस इज डायरेक्टली, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी सप्लाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिमांड को एक्सप्रेस किया था 3 तरह से, वैसे ही सप्लाई को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व।
आई थिंक इसे स्पेसिफिकली अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जैसे सप्लाई फंक्शन में जब हमने डिमांड फंक्शन में जब हमने स्पेसिफिक फॉर्म को डिस्कस किया था तो वहाँ नेगेटिव था बीच में रिलेशन, राइट। और मैंने आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर बताया था कि नेगेटिव किस लिए है, इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस के बीच में। लेकिन यहाँ पर सप्लाई के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो भैया यहाँ पर हम साइन क्या लेके चलेंगे, प्लस का, ठीक। तभी तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी। फिर सप्लाई शेड्यूल जैसे डिमांड शेड्यूल था बिल्कुल एज इट इज़। उसके अलावा सप्लाई कर्व कहता है जी सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है। क्यों? जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्स फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, वाई फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के अगेंस्ट जा रहा है तो कर्व ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव। हाँ जी, रीजन फॉर पॉजिटिव स्लोप कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म, किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, नॉट ओनली द प्रॉफिट बट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना किसी भी फर्म का मोटिव नहीं होता, बल्कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हर फर्म का मोटिव होता है। तो जितना ज़्यादा प्राइस मिलेगा वो उतना ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, वही सारी अजम्पशंस जो कि डिमांड के केस में हमने पढ़ी थी कि नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन द प्राइस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कहता है जी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसके अलावा ओनर्स का प्रॉफिट, तो एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट है। यही तो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, कहता है जी ज़मीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए रॉ प्रोडक्ट के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें इन्वेंट्री घुमाने के लिए, तो कैपिटल चाहिए, और उसके अलावा कोई ना कोई चाहिए बिजनेस करने के लिए, राइट। तो मान के चल रहे नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? अगर मान के चलो प्राइस इंक्रीज हो भी रहा है लेकिन साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो भैया प्रॉफिट तो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा ना। कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन कॉस्ट भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है उस चीज़ को बनाने की, तो प्रॉफिट तो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा ना। तो मान के चल रहे नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ज़्यादा लोग मार्केट में घुस जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म, भाई फर्म का गोल क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी फर्म का गोल चेंज नहीं हुआ, जैसे दीप ज्ञान का गोल एकदम से चेंज हो गया जैसे ये कोविड-19 आया, तो उसके बाद पहले दीप ज्ञान का भी गोल क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब गोल क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जोड़ने, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी, राइट। नो चेंज इन द सेलर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, सेलर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज और इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और सेलर को लगता है अभी और इंक्रीज होगा तो सेलर स्टॉक कर लेगा। नो चेंज इन टैक्स या सब्सिडी पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो कुल मिलाकर यही मान के चलते हैं ना, कोई भी चेंज मार्केट में नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम में हम लॉ ऑफ सप्लाई को देख रहे हैं या लॉ ऑफ डिमांड को देख रहे हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहली चीज तो एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस। मान के चलिए कि अभी यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ है और मार्केट में डिमांड भी कितने यूनिट्स की है, 10 यूनिट्स की। सेलर को लग रहा है यार प्राइस कम हो सकता है, मतलब प्राइस 9 आ गया, सेलर को लग रहा है और कम हो सकता है, तो जितना स्टॉक पड़ा है सारा निकालना शुरू कर देगा सेलर। तो प्राइस कम हो रहा है उसके बावजूद सेलर 20 यूनिट्स ऑफर कर रहा है 9 रुपये पे,
उसे लगता है और प्राइस कमा सकता है, तो वो हो सकता है अपना सारा स्टॉक ऑफर कर दे 9 रुपये में ही। तो प्राइस कम हो रहा है तब भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। किस वजह से? क्योंकि सेलर को लगता है फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है और कम हो सकता है। फिर जी मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? कहता है सेलर में सप्लाई इवन एट लार्जर प्राइस। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कोई और कंपटीटर है ही नहीं, कोई और सप्लायर है ही नहीं, उस प्रोडक्ट को सिर्फ मैं ही सप्लाई कर सकता हूँ। आज की डेट में ये सिचुएशन काफ़ी इमेजिनरी सी लगती है। आई थिंक किसी भी चीज़ को लेकर मोनोपोली नहीं होती आज की डेट में, एक्सेप्ट उन प्रोडक्ट्स के केस में जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में करे हुए हैं। उनको छोड़कर बाकी किसी चीज़ में मोनोपोली नहीं होती। लेकिन अगर मोनोपोली हो जाए सेलर की, तो फिर तो कोई लो वर्क नहीं करेगा। सेलर ज़्यादा प्राइस पे देगा तो लेना पड़ेगा, कम प्राइस पे देगा तो लेना पड़ेगा, राइट। कंपटीशन। कहता है जी अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो सेलर कम प्राइस पे भी ज़्यादा बेचने के लिए मजबूर होगा, ठीक। पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल का मतलब ऐसे गुड्स जो कि टाइम के साथ खराब हो सकते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स। जैसे कि फूड आइटम्स, राइट। अगर मान के चलिए हमें लग रहा है कि गुड्स खराब हो रहे हैं, तो चाहे कम प्राइस पे बेचने पड़े, सेलर कहता है बेचो। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, तो हमारे तो यहाँ लोकल मार्केट लगती है। तो जी अगर 6 बजे जाओ तो भैया टमाटर कितने रुपए के? 40 रुपये पर केजी। लेकिन अगर रात को 10 बजे जाओ तो भैया टमाटर कितने रुपए के? कोई 30 रुपये देने के लिए तैयार है, कोई 20 रुपये देने के लिए तैयार है। मतलब उन्हें लग रहा है कि यार जो जितना बिक जाए, अब तो लास्ट टाइम आ गया है, मार्केट क्लोज होने का टाइम आ गया है, जितना बिक जाए उतना बढ़िया, वरना ख़राब होंगे, राइट। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में फिर ये लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता। लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ हमारे पास लॉज हैं जो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकली एसेंशियल कमोडिटीज़, एक्ट का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते, चाहे डिमांड कितनी भी हो, ठीक। तो सेलर को उसी प्राइस पर बेचना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस। अलग अलग नाम है, जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, लॉ की रिस्ट्रिक्शंस। फिर जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस के अंदर कहता है जी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते सप्लाई, क्योंकि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही तो मार्केट में दोगे, राइट। फैक्ट्री में थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आपको उगाना पड़ेगा, गेहूँ है, चावल है, उगाना पड़ेगा। तो जितना उगेगा उतना ही तो मार्केट के अंदर सप्लाई कर पाओगे, चाहे कोई कितना भी प्राइस देने के लिए तैयार है। फिर जी आर्टिस्टिक या फिर ऑक्शन गुड्स। तो उस केस के अंदर देखिए क्वांटिटी लिमिटेड होती है और अमीरों के शौक होते हैं। तो जितना कम क्वांटिटी होगी प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि अमीरों को अपनी बिडिंग करनी है, बोली देनी है, परचेज करना है, राइट। हाँ जी, डेट्रीमेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। तो ये सप्लाई और किस किस चीज़ पर निर्भर है? कहता है कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल जैसे जैसे कम होता जाता है इनका प्राइस, तो और लोग काम कर सकते हैं। भाई इनका प्राइस कम होगा तो मतलब थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज़ होगा कॉस्ट में और प्राइस में, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। जैसे प्रॉफिट दिखाई देगा तो और लोग मार्केट में आएंगे यही काम करने के लिए, राइट। फिर जी चेंज इन टेक्नोलॉजी टू मेक द प्रोडक्शन इकोनॉमिकल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वैसे वैसे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती रहती है प्रोडक्ट की। भाई अगर पुरानी टेक्नोलॉजी में 1 घंटे में 10 यूनिट बनती थी और नई टेक्नोलॉजी में 1 घंटे में 100 यूनिट्स बन रही है, तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। पुरानी टेक्नोलॉजी में 1 यूनिट 100 रुपये की बनती थी, नई टेक्नोलॉजी में 1 यूनिट 70 रुपये की बनती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रही है, राइट। तो मार्जिन का खेल होता है सारा।
कि किस काम में कितना मार्जिन है। जिस काम में ज़्यादा मार्जिन होगा लोग उस काम की तरफ चले जाते हैं। फिर जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सब्सटीट्यूट्स की बात की जा रही है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की जा रही है। साइज़ ऑफ मार्केट, जितनी ज़्यादा फर्म्स होगी कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा, उतना ही कम प्रॉफिट होगा। जितना कम प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी आपको। क्यों? खर्चे तो निकालने हैं। अगर मान के चलो मेरी फर्म का 1 लाख रुपए पर मंथ एक्सपेंस है और मैं जो यूनिट सेल करता हूँ, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, लेट्स से उस पर मुझे 1 रुपीज़ पर यूनिट बचता है, तो मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूँगा खर्चे निकालने के लिए, प्लस लेट से 50,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं 50,000 यूनिट और प्रोड्यूस करूँगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए मुझे 50 पैसे बचना शुरू हो गया, 1 रुपये की जगह 50 पैसे पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट मुझे बचना शुरू हो गया, तो भैया ये खर्चे निकालने के लिए मुझे 2 लाख तो प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो साइज़ ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फर्म्स है, कंपटीटर्स है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ है। जिस चीज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है, ज़्यादा टैक्स रिलीफ देती है, उस काम के अंदर ज़्यादा लोग एंटर करते हैं, क्योंकि टैक्स रिलीफ मिल गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, राइट। गोल्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। फिर जी नेचुरल फैक्टर्स है हमारे पास, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में क्लाइमेट, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि इस बार का मौसम कैसा रहा। चेंज इन प्रोड्यूसर और सेलर्स एक्सपेक्टेशन, जैसे फर्म वुड होल्ड सप्लाई इफ मच प्राइस इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। तो वही सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे डिमांड के केस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है जी, आ जाइए जी, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। The quantity supplied refer to the amount of a good producer are willing to supply when receiving a certain price. तो goods producers are willing to supply at a certain price, right? The supply of goods or services refers to the quantities of that good. मतलब ये तो वही चीज़ें हैं सारी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर law of supply states that a firm will produce and offer to sell greater quantities of a product और सर्विसेज एज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज राइज। अगेन वही चीज़ जो हम सारी पढ़ चुके हैं। सेट्रिस पैरिबस क्या होता है वो चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर मोर क्वांटिटी इन द मार्केट फॉर सेल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, राइट। द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। अच्छा, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब जो कि कहता है पर्टिकुलर जो फैक्ट्री होती है, पर्टिकुलर जो यूनिट होती है, उसकी इकोनॉमिक को माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन फर्म टू फर्म। दैट स्टेट्स दैट ऑल फैक्टर्स, ये तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट की जा रही है। अजम्पशंस सारी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? कहते जी इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर सेलर और बायर की एक्सपेक्टेशन मैच कर रही है, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है सेलर, लेकिन इस प्राइस पर मार्केट में इतनी डिमांड है। सेलर कहता है इतने कम प्राइस पे तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी दूंगा, मैं इतनी क्वांटिटी दूंगा। जबकि डिमांड कितनी क्वांटिटी की है? कहता है जी इतनी क्वांटिटी की। फिर जी इस प्राइस के ऊपर सेलर इतना सप्लाई करने को तैयार है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, हमने ये तो पढ़ा कि सेलर ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? कहता है जी क्वांटिटी तो इतनी डिमांडेड है इस प्राइस पे। तो ये क्या है? मिसमैच। क्या है ये? कहता है जी ये शॉर्टेज है मार्केट में, ये शॉर्टेज है मार्केट में।
कहता है ये ऐसा प्राइस है जहां पर सेलर इतना मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार है और डिमांड भी इतने की ही है। ठीक है, तो जी ये क्या है, कहता है जी ये इक्विलिब्रियम है, नो शॉर्टेज नो एक्सेस। तो ये सब क्या है, एक्सेस डिमांड मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अच्छा, इससे ऊपर जाता है प्राइस तो कहता है जी डिमांड कम हो जाएगी, और क्योंकि कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इतनी रह गई डिमांड। लेकिन सप्लायर्स इस प्राइस पर ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है, और प्राइस ऊपर चला जाएगा तो डिमांड और कम हो जाएगी, लेकिन सप्लायर और ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, एक्सेस सप्लाई, राइट। ये क्या है, एक्सेस सप्लाई, और ये क्या है, शॉर्टेज मतलब एक्सेस डिमांड। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कहता है एक ऐसा पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। नो इनहेरेंट टेंडेंसी टू चेंज, उसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, स्टेबल मार्केट। ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन अ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल रूल्स रेगुलेशंस, मान के चला जा रहा है कि जी प्राइस और डिमांड के बेसिस पर मार्केट चल रही है, ना कि कोई लॉ मार्केट को चला रहा है। तो एक्सेस डिमांड का मतलब प्राइस विल राइज, एक्सेस सप्लाई का मतलब प्राइस विल फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपकी बुक में भी यही ग्राफ दिया हुआ है। एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो शॉर्टेज और सरप्लस अनलेस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई चेंजेस। ठीक है, तो सब वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल, कि प्राइस 100 रुपये है तो डिमांड सिर्फ 5 है, 5 kg, लेकिन लोग सप्लाई करने को तैयार है 50 kg, तो सरप्लस कितना है मार्केट में, 45। फिर जी प्राइस कम होता जा रहा है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए लोग कम तैयार है। एक ऐसा प्राइस आया 60 का जब क्वांटिटी डिमांडेड 25 है, सप्लाइड भी कितनी है 25, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे प्राइस कम कर देंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन सप्लायर सप्लाई और कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कहता है जी शॉर्टेज, राइट। तो यहाँ नीचे की तरफ शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, ऊपर जाएंगे तो सरप्लस बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो सरप्लस बढ़ता जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, टेक केयर, जय जिनेंद्र।